Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bhumika Sajan, your biology educator at this platform and आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही important MCQs on the topic genetics. इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज लेके आई हूँ जिनको आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सिर्फ आंसर को रट्टा नहीं मारना है, हम साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे. सो ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए. तो आज का ये लेक्चर हम शुरू करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस the phenotypic ratio 9:3:1 is obtained when. अब हमको पूछ रहे हैं कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जिसका फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, ये हमको कब ऑब्टेन होता है. ठीक है, जब जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर या फिर व्हेन जीन्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली या बोथ जीन्स आर ऑन एक्स क्रोमोसोम. तो हमसे पूछा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, ये हमको कब ऑब्टेन होता है. क्या जब जीन्स लिंक्ड टुगेदर होते हैं, यानी कि जब जो जीन्स है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, या फिर द जीन्स दैट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो फंडा ही अलग हो जाता है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम कहते हैं कि दो जीन्स होते हैं वो दोनों ही डोमिनेंट नहीं कर पाते हैं. दैट मीन्स नन ऑफ द जीन और द ट्रेट आर डोमिनेंट ओवर ईच अदर. ठीक है, नन ऑफ द जीन is dominant over other. ठीक है, और जीन्स लिंक टुगेदर होते हैं तो इस फिनोमेना को तो हम लिंकेज बोल देते हैं, है ना, लिंकेज बोल देते हैं. जीन्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. अब अगर तुम मेंडल के लॉज याद करो तो तुमको 3 लॉज देखने को मिलते हैं. उसमें से जो सेकंड लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, ये लॉ हमको कहता है, ये लॉ है कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये हमको क्या बोलता है कि हमारे पास अगर 2 जीन हैं, उन दोनों को अगर हमको इनहेरिट करना है, सो नन ऑफ द ट्रेट विल इन्फ्लुएंस द अदर ट्रेट. यानी कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास 2 ट्रेट्स हैं, इन 2 ट्रेट्स को हमको क्या करना है, इनहेरिट करना है. इनहेरिट जब हो रहे होंगे जीन्स, तब हमको ये पता चलेगा कि भाई अगर एक ट्रेट एक गैमीट के अंदर जा रहा है, 1 ट्रेट जो है, एक कैरेक्टर एक गैमीट को मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरा जो ट्रेट होगा वो दूसरे गैमीट को मिलेगा. ठीक है, इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं होगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसी, है ना, या फिर को डोमिनेंस जैसी. तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि ये जो 9:3:3:1 वाला रेशियो है, ये हमें कब देखने को मिलता है, जब जीन्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली हम कह सकते हैं आगे इनहेरिट हो जाते हैं. और ये जो 9:3:3:1 वाला रेशियो है हमको F2 जनरेशन में देखने को मिलता है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट द जीन्स आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई इन अ टेस्ट क्रॉस इफ द प्रोजेनी शोज 1:1 रेशियो इट इंडिकेट्स. देखते हैं, हमसे ये पूछा है कि भाई अगर हमारे टेस्ट क्रॉस के अंदर प्रोजेनी का रेशियो 1:1 आ रहा है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है. होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, हेटेरोजाइगस पेरेंट या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इसको समझने से पहले हम समझते हैं टेस्ट क्रॉस किसे बोलते हैं. अब सबसे पहले अगर बात करें हम टेस्ट क्रॉस हम कहते हैं, हम क्रॉस करते हैं बिटवीन डोमिनेंट पेरेंट.
हम क्रॉस करेंगे बिटवीन द डोमिनेंट पेरेंट, और इस डोमिनेंट पेरेंट का हमको जीनोटाइप नहीं पता है, तो क्या है ये अननोन जीनोटाइप। किससे क्रॉस कराएंगे? हम क्रॉस कराएंगे इसका होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ये समझ जाना है ना, होमोजाइगस रिसेसिव, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब है कोई भी डोमिनेंट पेरेंट होगा और उस डोमिनेंट पेरेंट को हम किसके साथ क्रॉस कराएंगे? होमोजाइगस रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराएंगे, तो हमको क्या मिलता है? टेस्ट क्रॉस देखने को मिलता है। ये इतनी चीज हमको क्लियर हो गई, और हमको ये भी पता चल गया कि भाई जो टेस्ट क्रॉस है उसके अंदर जिस डोमिनेंट पेरेंट का हम क्रॉस करा रहे होते हैं उसका जीनोटाइप हमको पता नहीं होता है, अननोन जीनोटाइप होता है। तो अब भाई टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 वाला रेशियो हमको कब देखने को मिलेगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम जो डोमिनेंट पेरेंट है उसको होमोजाइगस कंडीशन में रख के देखते हैं। अगर हम डोमिनेंट पेरेंट को होमोजाइगस कंडीशन में रखेंगे तो मान लीजिए एक प्लांट है ए, इसका क्रॉस हम कराएंगे ए के साथ, ये कोई भी एक ट्रेट है ये मान लीजिए, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ए और ये यहाँ पर भी ए और ए आ जाएगा। अच्छा, तो हमने होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराया तो आंसर हमको 1 मिला, 1:1 का रेशियो नहीं मिला। अब हम इस डोमिनेंट पेरेंट को हेट्रोजाइगस कंडीशन में रख के देखते हैं। अगर अब हम इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में रखेंगे तो मान लीजिए ये हेट्रोजाइगस आ गया, ये कोई हमारे पास दूसरा जीन है जिसका जीनोटाइप हम लिख देते हैं होमोजाइगस रिसेसिव है, तो होमोजाइगस के लिए स्मॉल ए और स्मॉल ए हो जाएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर और इनका करेंगे क्रॉस, ये हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए इज टू स्मॉल ए एंड स्मॉल ए का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, ठीक है। अब ये हमने क्या कराया है? टेस्ट क्रॉस कराया है, यानी कि जो डोमिनेंट पेरेंट है उसका हमने क्रॉस कराया है होमोजाइगस रिसेसिव वाले के साथ, है ना। तो हमको रेशियो क्या मिल रहा है? 1:1 देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? 1:1। तो यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई टेस्ट क्रॉस के अंदर डोमिनेंट पेरेंट का हेटेरोजाइगस पेरेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो द ऑप्शन विल बी आंसर नंबर सी, दैट इज हेटेरोजाइगस पेरेंट। यानी कि क्या कह रहे हैं? टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 रेशियो किस चीज़ को दर्शाता है कि भाई जो प्रोजेनी है उसका हेटेरोजाइगस पेरेंट है। यहाँ पर क्या है? हेटेरोजाइगस पेरेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज अ क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर, जिसका जीनोटाइप हमको दे रखा है कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, एंड वाइट फ्लावर स्मॉल आर प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर क्या है? ये है, ठीक है। दिस इज, ये कौन सा फिनोमिना है? क्या ये कोडोमिनेंस है? क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? क्या ये मल्टीपल एलिलिज्म है या फिर ये एपिस्टासिस है? देखिए, हमको पता है एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें पता है कि एक फ्लावर है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। ये जो मिराबिलिस जलापा है या फिर 4 o'clock प्लांट है, इसको हम और क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। It shows the phenomena of incomplete dominance.
इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कौन दर्शाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? एक और फ्लावर है विच इज नोन एज द स्नैपड्रैगन। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटीराइनम। दिस ऑल्सो शोज द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, ठीक है, डोमिनेंस। अच्छा, ओके, अब हम कह रहे हैं मिराबिलिस जलापा के अंदर रेड फ्लावर मान लीजिए आर है। अब इसका क्रॉस कराएंगे हम वाइट फ्लावर से करा दिया। F2 जनरेशन में या फिर F1 जनरेशन देख लो, पहले इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। ये हमने क्रॉस कराया। ओके, ठीक है, इनका क्रॉस कराओ। ये क्या मिल रहा है हमको? आर, यानी कि एक इंटरमीडिएट कंडीशन हमको देखने को मिल रही है विच इज कलर पिंक। कौन सा कलर है? ये पिंक कलर है। क्या देखने को मिल रहा है? इंटरमीडिएट कंडीशन हमको देखने को मिल रही है, यानी कि ये कौन सा फिनोमिना है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर कोई भी ट्रेट, कोई भी अलील जो है अपने आप को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं डोमिनेट नहीं कर पाता है। नन ऑफ allele is dominant over other। और हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल है इसका मिराबिलिस जलापा, जिसके अंदर हम रेड फ्लावर्स को वाइट फ्लावर्स को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, और इन रिटर्न हमको क्या देखने को मिलता है? पिंक फ्लावर देखने को मिलता है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, डन। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है The law of segregation states that genes blend together, alleles separate during gamete formation, traits are linked, and dominant gene suppresses recessive। Law of segregation, जिसको हम law of purity of gametes भी बोलते हैं, इस law of segregation को हम और क्या बोलते हैं? We also states that this is also known as law of purity of gametes। Purity of gametes। ऊपर भी मैंने लिखा था कि भाई इस लॉ के हिसाब से अगर दो ट्रेड्स को इनहेरिट होना है इन द नेक्स्ट जनरेशन, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड विल नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर वन। तो यानी कि हम इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई एक कैरेक्टर है या फिर एक हम कह सकते हैं ट्रेट है या फिर एक अलील है, वो एक ही गैमीट को मिलेगा, और जो दूसरा ट्रेट है वो दूसरे गैमीट के पास चला जाएगा। सो दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और इससे हमको क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलील सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। एलील्स जो है क्या है? दे आर सेपरेट। फिर हम कह रहे हैं कि भाई हर एक गैमीट को एक अलील मिल रहा है, यानी कि हर एक गैमीट को एक कैरेक्टर हमको मिल रहा है ना? तो अब हम कह रहे हैं अलील सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। अभी कब सेपरेट हो रहे हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये सेपरेट कब हो रहे हैं। सो दे आर सेपरेटिंग ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलील सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। कब? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस इज
ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस ह्यूमंस के अंदर क्या है? इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल और इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, सो कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और इस कलर ब्लाइंडनेस के अंदर मेल्स आर मोर अफेक्टिव, मेल्स आर मोर अफेक्टिव। अच्छा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, जिसके अंदर कौन सी डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सी डिजीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव, ये जितनी भी डिजीजेस हैं इनका हमको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब इधर मैंने क्वेश्चन दिया है कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज है, सो इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इसके बारे में और जानकारी लें तो भाई इसके अंदर मेल्स आर मोर अफेक्टिव, क्योंकि मेल्स के पास एक ही क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये एक ही एक्स क्रोमोसोम अगर उनके पास कलर ब्लाइंडनेस वाला चला जाता है तो वो अफेक्ट हो जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस से, तो इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वुमन कैरीज हीमोफीलिया मैरीज टू अ नॉर्मल पर्सन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड सन इज। कैरियर फीमेल है और मेल कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, अफेक्टेड सन्स की। तो अब देखो कैरियर फीमेल है तो उसके पास होगा, अच्छा जी कैरियर कैसी है, फीमेल है, कैरियर फीमेल, तो इसके पास कौन से क्रोमोसोम होंगे, एच, एक्स एच वाले, है ना। अब नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है तो इसके पास कैसे क्रोमोसोम होंगे, एक्स और वाई। अब इनका हम क्या बनाते हैं, क्रॉस करते हैं। ये हो जाएगी फीमेल, यहाँ पर हो जाएगा मेल। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो मेल्स हैं उनका जो जीनोटाइप है वो हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50%। सो 50% अफेक्टेड मेल्स हैं यहाँ पर, 50% अफेक्टेड मेल्स आते हैं यहाँ। कहाँ कि भाई अगर जो हीमोफीलिया की कैरियर है, कौन वुमन है, फीमेल है, शी मैरिज टू अ नॉर्मल मेल, तो उनके सन्स की, अफेक्टेड सन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो इट विल बी 50%। कैसे निकली, यहाँ पर हमने निकाल दी। ओके, चलिए नेक्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप is an example of incomplete dominance, co-dominance and multiple allelism, polygenic inheritance या फिर linkage। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो नहीं है, हमने देख लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में पाया जाता है, एक तो मिराबिलिस जलापा में और एक आता है उसमें स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइन में। ठीक है, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म इसके अंदर आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो और ऑप्शन देख लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का भी नहीं है और लिंकेज का भी नहीं है। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई जीन जो है सारे ही डोमिनेट कर जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम क्या देख रहे थे कि कोई भी एलील जो है वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन को डोमिनेंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं,
कोडोमिनेंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो भी एलील है जो इनहेरिट कर रहा है वो उसके अंदर हमको ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। ब्लेंडिंग जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर रेड और वाइट को मिलाकर पिंक बन रहा था, एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिल रही थी, ब्लेंडिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ पर कोडोमिनेंस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर एबीओ ब्लड ग्रुप की हम बात करें, अगर पूरे पॉपुलेशन के अंदर हम देखें, पॉपुलेशन के अंदर देखें तो इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म आल्सो। ओके, अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म का एक एग्जांपल है। देखो 3 जीन्स होते हैं, देयर आर 3 जीन्स विच इज IA, IB एंड स्मॉल i। ठीक है, अब हम देखें तो ये जीन्स जो होते हैं दे एक्सप्रेस टू गिव AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, ओ दे एक्सप्रेस टू गिव AB ब्लड ग्रुप, दे एक्सप्रेस टू गिव AB ब्लड ग्रुप। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर 3 जीन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अगर हम पूरे पॉपुलेशन के अंदर देखें तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म आल्सो, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा अलील्स जो हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म को हमेशा हम पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पेडिग्री एनालिसिस a trait appearing in every generation is recessive, dominant, sex linked, recessive या फिर polygenic। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर a trait appearing in every generation, लाइन देखिए आप, every generation, हर जनरेशन के अंदर कौन सा ट्रेट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए जब भी पेडिग्री एनालिसिस की बात होती है हम बोलेंगे कि 2 जीन्स होते हैं हमारे पास, 2 ट्रेट्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। तो अब ये जो डोमिनेंट वाला है ये हमें हर जनरेशन में देखने को मिलेगा, इन एवरी जनरेशन, एवरी जनरेशन, हर जनरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन रिसेसिव वाला विल स्किप सम जनरेशन, रिसेसिव वाले जो ट्रेट्स हैं विल स्किप सम जनरेशन, लेकिन जो डोमिनेंट वाला है वो हमें हर जनरेशन के अंदर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमिनेंट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्गन वर्कड ऑन। मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया, पी प्लांट पे, मेज पे, ड्रोसोफिला या फिर न्यूरोस्पोरा। मॉर्गन कौन है, मॉर्गन का पूरा नाम है TH मॉर्गन, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने हमको बताया लिंकेज का फिनोमिना, लिंकेज का फिनोमिना हमको बताया। ठीक है, और इन्होंने किस पे काम किया, जब इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया तो इन्होंने काम किया किस पे, इन्होंने काम किया ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे इन्होंने काम किया। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसका आंसर जो कि कहता है ड्रोसोफिला। ठीक है, मॉर्गन ने किस पे काम किया, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे, और क्या फिनोमिना दिया हमको, लिंकेज का फिनोमिना दिया। 10th क्वेश्चन, the physical association of genes on a chromosome is called, physical association of a gene on a chromosome, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन का फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, लिंकेज या फिर रिकॉम्बिनेशन। So the physical association of gene on a chromosome is called as linkage। ठीक है, और ये फिनोमिना हमको किसने दिया है, मॉर्गन ने दिया है, मॉर्गन ने दिया है। ओके, चलिए, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 या फिर टीलोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिना है ये कब होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 या फिर टीलोफेज 1। सो जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है हमको देखने को मिलता है इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर हमको देखने को मिलेगा। प्रोफेज 1 की भी और स्टेजेस होती हैं, है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 के भी पैकाइटिन स्टेज के अंदर, पैकाइटिन स्टेज के अंदर हमको क्रॉसिंग ओवर की घटना देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर PKU इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर पॉलीजेनिक ट्रेट। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमारा फिनाइल एलिनिन है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, सो इट इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन कन्वर्ट्स इनटू टायरोसिन। ठीक है जी। अब ये तो क्या है, MCQ वाली सीरीज हम चला रहे हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम इस चैप्टर को या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो इसको हम कह सकते हैं डिटेल में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय व्हाट? मोनोसोमी, ट्राइसोमी, पॉलीप्लॉइडी या फिर डिलीशन। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है कि देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, है ना, देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम, है ना, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। और 21st क्रोमोसोम यानी कि हम क्या कह रहे हैं, क्या हो रही है, ट्राइसोमी। क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है। किसकी ट्राइसोमी हो रही है? 21st क्रोमोसोम की हो रही है। अब हम कह रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? देयर आर 46 chromosome. There are 46 chromosome, 46 chromosomes. But जब ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है या फिर आफ्टर ट्राइसोमी की हम बात करें, ट्राइसोमी की हम बात करें, तो उस पर्सन के अंदर देयर आर 47 क्रोमोसोम्स, है ना, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं ट्राइसोमी। कौन सा डिजीज हो रहा है, कौन सा सिंड्रोम हो रहा है? डाउन सिंड्रोम हो रहा है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम जो है किसने डिस्कवर किया था? जॉन लैंगडॉन डाउन ने, ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर नाम दे दिया डाउन सिंड्रोम। ओके, क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज मेंडल, नहीं, मॉर्गन, यस, सटन एंड बोवेरी। Okay, sorry, my mistake. Sutton and Boveri and Watson and Crick. So the person या फिर जो साइंटिस्ट थे who proposed the theory of chromosomal theory of inheritance was Sutton and Boveri. इस chromosomal theory of inheritance से हमको क्या पता चलता है? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का क्या है ये? रिकॉम्बिनेशन का क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल
प्रूफ है. ओके, इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो कि किसने हमको दिया था? हमको दिया था ये मॉर्गन ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया है? सटन एंड बोमरी ने. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट्स इन द फिनोटिपिक रेशियो. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने बोला था, एक तो मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलता है, मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलता है, और एक एंटी राइनम में देखने को मिलता है, एंटी राइनम में देखने को मिलता है ना. हम बोलते हैं कि इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलती है, पिंक फ्लावर देखने को मिलते हैं मिराबिलिस जलापा के अंदर. सो रेड, पिंक एंड वाइट का अगर हम रेशियो देखें तो ये क्या होता है? 1:2:1. ओके, so this 1:2:1 is the answer, that is option number B. ओके, ठीक है, डन है. सो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर्स इस लेक्चर के अंदर ही याद हो जाएंगे, वापस हमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो या अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा. मिलते हैं अगले सेशन में. टिल देन, गुड बाय.